मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उनके करीबियों के ठिकानों पर जो रेड की गई थी उसमें काफी कैश बरामद हुआ था और इस वक्त यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि छापेमारी के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके करीबियों पर भी ईडी का शिकंजा कस रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ईडी ने इस बार कार्रवाई की है और मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो अफरा तफरी है ये मंत्री की गिरफ्तारी के बाद की अफरा तफरी है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है 20 करोड़ रुपए कैश मिला था। इससे पहले भी कई तरह के आरोप लगे कि कैसे ओएमआर शीट में गड़बड़ी करके नाकाबिल अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई और इस मामले में पैसों का भारी गबन हुआ। पैसे इधर से उधर हुए, कैश में डील की गई और उस कैश की बरामदगी जब हुई है तो इसके बाद अब गिरफ्तारी भी हो रही है। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईडी ने पार्थ के करीबियों पर छापेमारी की। कल से ही ये छापेमारी लगातार जारी है। अभी भी कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी के अधिकारी अभी भी मामले की जांच कर रहे हैं और छापेमारी के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने पार्थ के कई करीबियों पर छापेमारी की थी और छापेमारी में काफी कैश बरामद हुआ था। बड़े ढेर मिले थे 2000 के नोट की गड्डियों के, 500 की नोट के गड्डियों के। और इसके बाद ईडी ने यह जानकारी दी कि जो कैश मिला है वो तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है। और इसके बाद अलग अलग ठिकानों से जो दस्तावेज मिले, जो जानकारियां मिली, उसके आधार पर ईडी ने पार्थ चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वित्तीय लेन देन का मामला है, ये करप्शन का सीधा सीधा मामला है और उसमें पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। पूजा मेहता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई है। जी आपको बता दें, बंगाल मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी अभी भी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ये कंफर्म किया है। आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे सीबीआई को कि स्कूल सर्विस कमीशन और वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड एजुकेशन के रिक्रूटमेंट में जो गाफिलती हुई है या फिर जो स्कैम हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन वो सीबीआई करेगी। सीबीआई के पैरेलली जो है ईडी ने भी ये केस दर्ज किया था और लगातार 24 घंटों से ज्यादा वक्त तक जो है पश्चिम बंगाल के कुल 13 जगहों पर रेड हो रही थी। खुद बंगाल मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पर भी 24 घंटे से ज्यादा रेड चली और उनकी क्लोज एसोसिएट जिसका नाम है अर्पिता मुखर्जी, जो पेशे से अभिनेत्री है, उनके घर से 20 करोड़ रुपए और 20 मोबाइल भी बरामद हुए। तो कुल मिलाकर जो है लगातार आरोप लग रहे थे कि स्कूल सर्विस रिक्रूटमेंट के स्कैम में जिन लोगों को मेरिट पर नौकरी मिलनी चाहिए थी उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने जान पहचान वालों को नौकरियां दिलाई थी। और अभी आपको ताजा अपडेट बता दें, ईडी ने कंफर्म किया है पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें ईडी दफ्तर यानी कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया जा रहा है और सूत्रों की माने तो आज ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये मेधावी छात्रों के हक मारने का मामला है, ये करप्शन का मामला है, नौकरियां बेचकर पैसे कमाने का मामला है और इस मामले में पहले सीबीआई जांच कर रही थी और उसके पैरेलली ईडी ने भी जांच की। जरा ये भी बताइए कि क्या अभी भी कई और ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ईडी की रेड जारी है? देखिए आपको बता दें, खास तौर पर उन लोगों पर फोकस किया जा रहा है जो पार्थ चटर्जी के करीबी है, क्योंकि तब एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे जब ये पूरा स्कैम हुआ था। इसलिए ये तमाम जो तार है वो पार्थ चटर्जी से जुड़े हुए हैं। इसलिए ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसी जो है ज्यादा फोकस कर रही है कि उनके साथ कौन लोग शामिल थे इस पूरे स्कैम में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्पिता मुखर्जी के घर अभी भी रेड जारी है और अभी बैंक की मदद ली जा रही है पैसे गिनने के लिए, क्योंकि 20 करोड़ से ज्यादा जो है नगद बरामद हुई है वहां पर। तो इसलिए बैंक की तरफ से लोग आए हैं, वो उनको मदद कर रहे हैं ताकि और जो
पैसे वहां से मिले हैं उसकी गिनती की जाए। जैसे अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जा रही है, वैसे ही पार्थ चटर्जी के कुछ और करीबियों के घर पर जो है छापेमारी अभी भी चल रही है, अलग अलग जिलों में भी छापेमारी चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो है ये पॉइंट आउट करता है कि पार्थ चटर्जी जब एजुकेशन मिनिस्टर रहे तभी ये स्कैम हुआ था स्कूल सर्विस कमीशन पर, जो रिक्रूटमेंट किया गया और नौकरी दी गई उन लोगों को जो पॉलिटिकल लीडर से जुड़े हुए थे और ना ही उन छात्रों को जिनको मेरिट पर ये नौकरी मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, तो कैसे नौकरी दी गई ये भी अपने आप में बहुत अनोखा मामला था, उसको भी हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूजा, जरा पहले आप ये बताइए कि इस गिरफ्तारी को लेकर या इस पूरी ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या पश्चिम बंगाल की सरकार का कोई रिएक्शन आया है? देखिए, आपको बता दें अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार का या फिर रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी अभी गिरफ्तारी हुई है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में तृणमूल कांग्रेस जो है वो स्टेटमेंट जारी कर सकता है। लेकिन कल जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पूरी केस से जो है तृणमूल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब उन्हें जरूर जवाब देना होगा क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी है और साथ ही पार्टी के लीडर भी है, सेक्रेटरी जनरल भी है पार्टी के, तो अब कहीं ना कहीं उन्हें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और जवाब देना होगा कि आखिरकार उनके सरकार के साथ जो ये तार जुड़े हुए हैं इस करप्शन के, अब आखिरकार वो क्या करेंगे। क्योंकि लगातार सरकार जो है ये कहती रही है कि कोई स्कैम नहीं हुआ है, लेकिन अब साफ हो गया है कि स्कैम हुआ था। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, सीबीआई को डायरेक्ट किया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसके बाद ईडी ने सुओ मोटो केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। लेकिन पूरी तरीके से ईडी ने एक प्री प्लान्ड जो है स्ट्रैटेजी ली थी, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से सेंट्रल फोर्स की मदद से पार्थ चटर्जी के घर पहुंचे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं तृणमूल कांग्रेस के नगर जो समर्थक है वो बाहर आ जाते हैं तो कहीं इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकता है या फिर गिरफ्तारी में जो है मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसलिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती के बीच जो है ये 13 जगहों पर यहाँ पर छापेमारी की गई। बिल्कुल पूजा, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। इस वक्त जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सीबीआई मामले की पहले इंक्वायरी कर रही है और अपने आप में घोटाला करने का एक बहुत ही अलग तरह का यह मामला था। आरटीआई का दुरुपयोग करके कैसे ओएमआर शीट बदली गई, कैसे उनमें नंबर बढ़ाए गए, इस पर डिटेल में बाद में आएंगे। लेकिन पहले जरा यह बताइए कि कल जब ईडी ने तस्वीरें जारी की तो सबसे पहले तो यह लगा कि इतने नोट आखिर एक साथ कौन रखता है, किसके पास आते हैं। इसके बाद से लेकर पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी तक ईडी क्या बता रही है? देखिए, ईडी का ये जो मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्योंकि सबसे पहले ये जो मामला है इसकी शिकायत कोर्ट में की गई थी, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगा, पूजा के पास भी वापस चलेंगे और डिटेल्स इस वक्त हम दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप दा, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि अभी अभी ये खबर मिल रही है कि पार्थ चटर्जी जो आप लोग मांग कर रहे थे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी हो गई, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत बीच में मामला आया है, बहुत कुछ बाहर आया, कुछ नहीं आया, आगे आएगा। और यहाँ तो पहुँचने के लिए पहले सीबीआई बाद में ईडी को बहुत पापड़ बेलना पड़ा। आपको मालूम होगा 2 दिन पहले 21 तारीख को उनका वहाँ समावेश था। वहाँ चीफ मिनिस्टर खुद बोलती थी, हम ईडी से ना डरते हैं ना सीबीआई से डरते हैं, हमारा रेड पूरा सीधा है। और कल जब ये कार्रवाई शुरू हुई छापामारी, तब उनके एक मंत्री बोलती हैं कि अगर हमारा किसी कार्यकर्ता का मानसिक या शारीरिक कोई तकलीफ हुआ तो हम सीबीआई और ईडी को छोड़ेंगे नहीं। और एक मंत्री बोलते हैं तो ये तो इंक्वायरी सीबीआई के माध्यम से हो रही थी, ईडी कहाँ से टपक पड़ी। ये सारी मामला उसको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुआ, धमकाया, डराया गया और बहुत पैसा भी पहले से खर्चा किया गया, इसलिए बार बार बाधित हुआ। आखिर तक पहली मंजिल मिली है, अभी बहुत लंबा रास्ता जाना है। अभी ये जो आ रहा है संपत्तियों की ब्यौरा कि 21 करोड़, 21 नहीं 121 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि एक बॉडीगार्ड पुलिस कांस्टेबल, उनके एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड का 150 करोड़ का प्रॉपर्टी अभी बरामद हुआ है जी। और इनकी जो फ्लैट्स का ब्यौरा आ रहा है, एक तो 3 फ्लैट्स आया, एक और महिला हैं जिनके साथ इनका पुराना संपर्क है, उनके नाम पर 10 फ्लैट्स है। मुझे लगता है 2-1 दिन वो भी आ जाएगा। ऐसे कई प्रॉपर्टी है, आम आदमी जानता है लेकिन हिम्मत नहीं किसी को बोलने का, क्योंकि उसको घर रहना जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन दिलीप जी, एक सवाल मेरा है
क्योंकि बार बार यह कहा गया कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, केंद्र की सरकार अपनी ताकत का बेवजह इस्तेमाल कर रही है। और यह बात सिर्फ पश्चिम बंगाल से नहीं, दिल्ली में भी यही बात विपक्षी दल साबित करने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह कैश जो बरामद हुआ है यह मुंह बंद करने के लिए काफी है? देखिए, ये सब जानते हैं, पब्लिक भी जानते हैं। हाँ, हाथ नहीं लगा था, लग गया है। काल तक बोला गया कि ये प्रतिहिंसा है। और देखिए, जो लोग जेल में वो लोग अभी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी नहीं है। अब उनका बयान बदल गया है। उनके नेता बोल रहे हैं कि जो महिला है वो हमारी पार्टी से कोई उनके साथ संबंध नहीं है, जो पैसा है उसके साथ टीएमसी की कोई संबंध नहीं है। मुझे लगता है कि शाम तक ये भी बयान आ जाए, पार्थ बाबू जो उनका मंत्री है, महामंत्री हैं, उनके बारे में बोल दे कि उनके साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हाथ पांव कट जाए लेकिन सर बचाना, मुंह बचाना जरूरी है। अभी वही बचाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस पर बच पाएंगे। दिलीप जी, लेकिन एक वीडियो भी ट्वीट किया जा रहा है, बीजेपी के नेता ही ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी तारीफ कर रहे हैं अर्पिता मुखर्जी की। देखिए, सब है उनके साथ, फोटो देखिए। वो एक सामान्य मॉडलर है, मॉडलिंग करती हैं, और एक सामान्य है। उनका प्रोफाइल मुझे कोई भेजा फेसबुक का, 4-5 से ज़्यादा कभी लाइक नहीं हुए उनके किसी फोटो का, अपने ही फोटो का। तो ऐसे ही व्यक्ति है, लेकिन उनकी महत्ता कितना है पार्टी के सामने आप समझ रहे हैं। क्यों उनकी तारीफ की जाती है, इतनी बड़ी सेल्टा दी है, पूरा घर छोड़ दिया पैसा रखने के लिए है। तो और सब ऐसे बहुत सारी घटना आएगी सामने, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर ईडी ना रुके तो बहुत सारा तथ्य मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये जो घोटाला है शिक्षा विभाग का, दिलीप जी, बंगाल के लोगों के सामने तो आया क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा, इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। लेकिन देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि यह किस तरह का घोटाला है, कैसे इसमें अपात्र लोगों को नौकरी दी गई और जो वाकई मेधावी छात्र थे बंगाल के, उनके हक को मारा गया। नहीं, वो जो इतना अनियमितता हुई है, अगर हम बताएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे दर्शकों को आश्चर्य लगेगा। ऐसा भी होता है लोकतंत्र में, एक सरकार में पूरा लिस्ट ही बदल दी गई। वो जो वरिष्ठ अधिकारी जो अभी शिक्षा प्रतिमंत्री बोला जाता है, जो वामफ्रंट के जमाने में भी खाद्य मंत्री रहे, उस समय 613 लोगों की अवैध रूप से नियुक्ति हुई थी, उसकी भी केस है। उस समय से उनके साथ उनका परिवार के 35 लोगों को नौकरी दी है उन्होंने, अपना ड्राइवर को भी सरकारी नौकरी दे दिए हैं। उनकी बेटी जो परीक्षा में शायद नहीं बैठी थी, वो फॉरवर्ड ब्लॉक के एमएलए थे, जैसे कि टीएमसी ज्वाइन किए और लिस्ट में 1 नंबर उनकी बेटी की नाम आ गई और उनकी नियुक्ति भी हो गई। अभी कोर्ट के आदेश पर उनकी नौकरी से उनको हटाया गया, जो 1 नंबर थी उसको दिया गया, और उनका सारा जो बकाया था वो सारा पैसा उन्होंने सूद समेत वसूली भी की और जमा भी किया सरकार को। ये सारा घटना, और ऐसे कई लिस्ट है जो आपके पास भी आया होगा, नहीं तो हम भेज देंगे। उनके एक एमएलए 20, 25, 50 का नाम भेजे थे, उनकी भी नियुक्ति हुई है। मैक्सिमम लोग या तो फेल हुए हैं या तो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं बेचारे 4 साल से रोड किनारे बैठ के धरना दे रहे हैं, और धरना देने के लिए भी उनको हाईकोर्ट जाना पड़ता है परमिशन के लिए, धरना देने की भी उनको अनुमति नहीं है। नहीं, तो ये स्थिति जो निर्मित हुई, इन सब के बीच विपक्ष की भूमिका के तहत आप लोग बतौर पार्टी क्या करते रहे? एक सेकंड दिलीप जी, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। दर्शकों के लिए इस वक्त ये बड़ी जानकारी है कि अर्पिता चटर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया है। कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने अर्पिता चटर्जी को भी हिरासत में लिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है, अर्पिता को भी हिरासत में ले लिया गया है। अर्पिता, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इन्हीं के घर से वो 20 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ है। जो कैश का ढेर आपने तस्वीरों में देखा होगा, वो तस्वीर और अर्पिता की तस्वीर आप देख लीजिए, इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है। दिलीप घोष जी, आपको क्या लगता है कितने लोग इस पूरे मामले को लेकर सलाखों के पीछे जाने चाहिए, जिसमें लिस्ट शुरू हो गई है? पार्थ चटर्जी से लेकर अर्पिता का नाम आया, और कितने लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, अगर सही में जांच हो, उनके एक भी एमएलए, कोई एमपी और जो प्रमुख नेता, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। ये सारे लोगों ने उसकी हिस्सेदारी की, जितनी पैसा है, अथाह धन आया है। अभी मैंने 50,000 से लेकर 15, 20, 25 लाख, 30 लाख तक एक एक नियुक्ति में पैसा लिया गया है, और उनको एक एक जिला या तो इलाका उनके नेता लोगों को लीज में दिया गया था। यहाँ इतने लोगों को नाम नौकरी देंगे, आप उनको भेजिए और इतना रुपया ले लीजिए। अब 25 का लिस्ट उन्होंने भेजा, अब 25 का 50, 100, 500 लोगों से पैसा लिया है। ऐसे लाखों लोग इनसे जो पीड़ित हैं और इस भ्रष्टाचार से, और हजारों नेता इसमें संलिप्त हैं। अगर मुझे लगता है कि जो कि शुरू हुआ है,
काफ़ी दूर तक जाएगा। मुझे लगता है कि पूरा साफ होना चाहिए, क्योंकि बंगाल के लोग इससे बहुत और दुखी हैं। वो एक प्रकार क्या बोले माने इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स में जा चुके हैं। जो बंगाल हमेशा सर ऊंचा करके राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व किया है, विद्यासागर से लेकर विवेकानंद जैसे महापुरुष वहाँ से आए हैं, वहाँ के शिक्षा मंत्री वो करप्शन के केस में पकड़े जाते हैं। अभी ये थे, अभी जो है वो भी, तो कितनी पतन हुई है, इससे कम से कम बंगाल को मुक्ति मिल जाए। ये जो पूरा घटनाक्रम चलता रहा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी है, बंगाल के लोगों को जानकारी है, सवाल इस बात का है कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को इस बात की जानकारी नहीं थी, या वहां से शय थी कि आपको जो करना है कीजिए? आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री के इशारे पर वहां होता है। उनके नेता सो भी नहीं पाते हैं, जाग भी नहीं पाते हैं ममता बनर्जी की इच्छा के खिलाफ। खाना पीना, शौचालय तक नहीं जाते हैं, इसलिए वो नहीं जानती, ऐसी बात नहीं है। बड़ी बड़ी बात करने से छुपाया नहीं जा सकता है। आप मुझे पूछ रहे थे कि हम लोग क्या किया। हम 2016 साल की जो बाई इलेक्शन, उस समय जनरल इलेक्शन हुआ था असेंबली का, उसके पहले ये जो नारदा शारदा का केस, जिसमें लगभग 80,000 करोड़ का घोटाला है, अभी तो किसी को सज़ा नहीं मिली है, लोगों को न्याय भी नहीं मिली है। उसके लिए हम लोग कोर्ट में गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, और ये धीमा चला। फिर नारदा का केस आया, उसके बाद ये सब एक से एक आया। हम लगभग 5 साल पहले सीबीआई दफ्तर को घेराव किया था हम लोगों ने कि अनुमति मिलने के बाद भी आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो चलो कम से कम देर है दुरुस्त हुआ, काम शुरू हुआ है जी। लेकिन ये तो केवल कण मात्र है। बहुत बड़ा घोटाला है। दिलीप जी, ये देखिए, ये नोटों के बंडल के बाद ये वो मोबाइल फोन है जो 20 मोबाइल फोन अर्पिता के घर से ईडी को मिले हैं। ये उसकी एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं हम दर्शकों को कि सिर्फ कैश नहीं, मोबाइल भी बहुत सारे थे, क्योंकि बात भी जब घोटाले होते हैं तो कई जगह पे करनी पड़ती है, कई सोर्सेज से पैसा आता है। उनका इंतजाम भी अलग अलग मोबाइल फोन और उनके अंदर शायद सिम कार्ड भी होंगे जिसके जरिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। दिलीप घोष जी, लेकिन सवाल जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, हमने धरने भी दिए, हमने इस बात को लेकर प्रदर्शन भी किया, क्या स्टेट की जो एजेंसीज हैं वो इस बात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती कि उनके राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा? क्या उनको नौकरी सही तरीके से मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, वो तो अभी कोर्ट बताएगा, क्योंकि बाकी सारा उम्मीद टूट चुकी है। जो खुद शिक्षा मंत्री इतना बड़ा घपले में, इतना बड़ा करप्शन में लिप्त हो जाते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और वो बेचारे तरफ तरफ के अच्छे स्टूडेंट हैं, सब अपना रैंक की है। 6 साल 8 साल पहले उनका एग्जाम हुआ है। कुछ लोगों को तो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, जिसका रिजल्ट हुआ उसको नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये सारा चल रहा था उनके सामने, और उनको डंडा खाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। जो जाती हुई उनके साथ हम हमेशा खड़ा रहे। वो लोग धरना देने गए तो उनको पानी की व्यवस्था, बाकी सब व्यवस्था हम करते रहे, उनको मदद करते रहे कि न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। और मुझे लगता है ये जो 20 मोबाइल फ़ोन और सारे डॉक्यूमेंट्स मिले ना, ये बहुत कुछ बोलने वाले हैं आगे। बिल्कुल, इनकी डिटेलिंग होगी, इनकी जांच होगी तो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इसके आगे आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मांग आपकी ईडी के अधिकारियों से है, या सीबीआई के अफसर जो इस केस को देख रहे हैं, इसके आगे क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, कोर्ट के देखरेख में, कोर्ट के आदेश पर सब कुछ हो रहा है, और लोगों ने अपील डाल चुकी है। हम लोगों ने भी गए हैं, बहुत सारा रिट पिटीशन आदि हुआ है। मुझे लगता है ये सारे केसेस जो डिमांड है, हम तो चाह रहे हैं इसका अंत तक पहुँचे सीबीआई ईडी जो करप्शन हुआ है, और जो भी दोषी है सर्वोच्च स्तर पर सब तक पहुँचना चाहिए, सबको सज़ा मिलना चाहिए। जैसा कि महाराष्ट्र के मंत्री जेल में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अब दिल्ली में कार्रवाई है, सबसे बड़ी पार्टी के बड़ी नेताओं तक हाथ पहुंची है। वो तो सीबीआई तक पहुंच जाने के लिए तैयार नहीं, क्यों हमारा घर आके पूछताछ करे। अपने को कोर्ट और संविधान का ऊपर समझने वाले लोग हैं, तो उनको एक बार उनकी औकात जो है समझना चाहिए कि वो कहाँ तक क्या है, देश के साथ क्या किया है, उसका उनका खमियाजा भी भुगतना चाहिए, उनका शास्ति भी उनको मिलना चाहिए। क्या आपको ज़रा भी उम्मीद है कि ममता बनर्जी या उनके विभाग के जो दूसरे मंत्री हैं, बड़े पार्टी के बड़े जिम्मेदार हैं, वो कोई नैतिक जिम्मेदारी लेंगे या उन्हें लेनी चाहिए? नहीं, नैतिक जिम्मेदारी लेने का तो मुझे नहीं लगता है कि उनका हिम्मत है, लेकिन कटघरे में उनको जाना चाहिए, तब शायद उगल दें। तब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसका प्रतिवाद करते थे तो हमारे ऊपर डंडा चलता था, पुलिस की केस चलती थी। बंगाल में ऐसा कोई कोर्ट नहीं मिलेगा जहां मेरे नाम पर केस नहीं है, चाहे पुलिस की तरफ से, चाहे टीएमसी की तरफ से।
इसी का विरोध करने के लिए हम लोगों का, हमारे 42,000 केसेस चले हमारे कार्यकर्ताओं पर, लाखों कार्यकर्ताओं पर। क्यों? हम लोग लगातार इसका विरोध करते गए, प्रदर्शन करते गए, सभा करते गए, और उसका परिणाम स्वरूप आज हजारों कार्यकर्ता घर से बाहर है। अलग अलग स्टेट्स में मिल जाएंगे, बंगाल के नौजवान कार्यकर्ता बीजेपी का, मैं सिक्किम में देखा, अंडमान में देखा, वहाँ भाग करके जाके आप गुजारा कर रहे हैं और पुलिस से बच रहे हैं। तो चाहे वो NDPS गांजा का केस हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, आर्म्स केस, सब दिए हुए हैं। एक सभ्य समाज में एक चुना हुआ सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधियों को कुचलने के लिए हर कोई प्रयास किया। ये हमारे गणतंत्र का एक बहुत बड़ा अपमान है। बिल्कुल। तो दिलीप घोष ये बात कह रहे हैं कि ये आगे भी कार्रवाई बढ़नी चाहिए। इस वक्त सुनीत चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। चोपड़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस रेड को लेकर? हाँ, हेलो चोपड़ा साहब, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है जी जी। इस रेड को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बंगाल सरकार के एक मंत्री गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, आप ये समझ लो, जैसे दिलीप घोष जी ने बताया है, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि क्या हालत है देश की। अभी आप सोचिए कि 2 लाख करोड़ के बैड लोन्स बैंक्स के सरकार ने बिल्कुल सामने रख दिए हैं। तो मेरा ये कहना है, ठीक है चोपड़ा साहब, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है आपके ऑडियो में, उसको ठीक कराते हैं, फिर मैं वापस आऊंगा। मैं वापस एक बार दिलीप घोष साहब के पास जाना चाहता हूं। दिलीप घोष जी, हम बात कर रहे हैं उस परीक्षा को लेकर, जो परीक्षा हुई जिसके बाद आपने कहा कि पूरी लिस्ट बदल दी गई। इस व्यवस्था के बीच क्या बंगाल की जनता इन चीजों को नहीं देख रही है? क्योंकि कई जगह पे आपके ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सारे निर्णय लेती है। फैसला लेने की घड़ी आई लेकिन फिर इधर उधर हो गया। नहीं भाई, देखिए श्रीलंका में क्या हो रहा है। वहाँ की सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुमत से जीत के सरकार में आई है। लेकिन कैसे आई है? जैसे कि ममता दीदी ने दुआरे सरकार और लक्ष्मी भंडार, हर महिलाओं को महीना में 500 रुपये। हमारे ट्राइबल क्षेत्र में जहाँ बीजेपी का गढ़ था, वहाँ जाके चुनाव के 1 महीना पहले बोले हर महिलाओं को, हर ट्राइबल को 1000 रुपये देंगे। 1 महीना दे भी दिया अकाउंट में, और वोट जीत गया। तो जहाँ से पैसा लूटे हैं वहाँ बांटे हैं। जो माताओं ने लाइन में खड़े होकर दिन भर, महीना में 500 रुपये जिनको मिलता है, उनका बेटा का जिंदगी भर के लिए नौकरी का रास्ता बंद हो गया है। और ऐसे लूट करके पैसा बांटा गया, उससे चुनाव जीता गया। और चुनाव जीतने से सब कुछ नहीं होता है। अभी तो 1 ही साल हुआ है, पिछले साल चुनाव हुआ था, क्या हाल हो गया है सरकार का। और श्रीलंका में क्या हुआ है, एक परिवार से 9 लोग वहाँ सत्ता में थे। यहाँ तो परिवार के परिवार एक परिवार से 35 लोगों को नौकरी मिली है। एक परिवार से 2-2, 3-3 लोग सत्ता में हैं और सारा कमा रहे हैं। ये भी हाल वही है। और बंगाल सरकार की हाल श्रीलंका से कोई अच्छा नहीं है। उनकी मुद्रास्फीति से लेकर के उनकी कमाई देखिए। सरकार, केंद्र सरकार पैसा देती है तब कर्मचारी को तनख्वाह मिलता है। उनका टीचर्स का 1 साल से पेंशन बंद है, पेंशन नहीं मिलता है, DA नहीं मिलता है। फिर भी लोग जमा करके बड़े आंख करके लोगों को चमकाते धमकाते हैं कि हमारे ऊपर मत आरोप लगाओ। CBI ED हम बहुत देखे हैं, लेकिन उसका एक अंत होना था। मुझे अंत का शुरुआत हुआ है। ठीक है, ये अंत की शुरुआत आप देखते हैं। क्या यहां से जो जांच आगे बढ़ेगी वो जाएगी, आपको लगता है, मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी? बिल्कुल जाना चाहिए। जैसे कि आपने बोला, जिस महिला के घर से 20 करोड़ रुपया मिलता है, उनकी तारीफ करती है ममता बनर्जी। किस आधार पर, किस कारण? वो कौन है? पार्टी बोलता है वो कोई नहीं है, हमारा पार्टी के साथ नहीं है, किसी का संबंध नहीं है। तो उसकी तारीफ ममता बनर्जी की मुंह से क्यों आती है? और कल परसों उन्होंने बोला कि हृदयवान होना चाहिए, धनवान नहीं। हमारे MP रिक्शा से जाएंगे, गाड़ी नहीं चढ़ेंगे। ये हृदयवान की इसकी है। देश में एक विचारशील पार्टी होना चाहिए, आदर्शवान TMC होना चाहिए। ये स्लोगन, उनका भाषण सुन लीजिए आप। और दूसरे दिन से ये शुरू हो गया है। ये डबल स्टैंडर्ड है। लोगों को आंखों में धूल झोंकने का जो राजनीति है, उसका अंत होना चाहिए। नारा तो ये भी है, माँ, माटी, मानुष। अब सवाल ये है कि क्या मानुष को नौकरी मिल रही है? माँ, माटी, मानुष, तीनों का हालत खराब है। बिल्कुल जी। माताओं की हर दिन रेप और मर्डर, महिलाओं की सजा नहीं होती है। इतनी राजनीतिक हत्या हो रही, कोई सजा नहीं है। लोगों के हाथों बेच रहे हैं। सुनीत चोपड़ा जी। आप पूरी तरह से 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बनाई है जो कि बैड डेट्स को डील करेगी। ये क्या हो रहा है? उसके सामने आप 25 लाख लेके आ गए। क्या है ये?
सुनीत चोपड़ा जी, जो सीधा सीधा घोटाला है उसमें भी बोलने से आप परहेज कर रहे हैं? मेरा ये कहना है घोटाला नहीं, वो लोग कभी सीधा बोले नहीं, बोलेंगे भी लेकिन नहीं। ये जो घोटाला है, ये घोटाला सरकारी घोटालों से कितना कम है, उसको भी आप बताइए कि किस तरह से 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बना दी गई है हिंदुस्तान की जनता की संपत्ति को बेचने के लिए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि गांधी के साथ क्या आप हुआ ये है? कहना चाहते हैं कि एक नीतिगत निर्णय और दूसरी तरफ इतने साल लगे इनको आज वो इशू को उठाने के लिए, क्या मतलब है ये? सुनीत चोपड़ा जी, ये सुनीत चोपड़ा जी, है छोटी हमने तो लेफ्ट के नेताओं को बड़ी चीजों मजदूरों के हक की आवाज उठाते हुए सुना है। हम पहली बार ये देख रहे हैं कि एक करप्शन का सीधा चार्ज 20 करोड़ कैश मिला और उसमें आप ये कह रहे हैं कि छोटा मामला है। क्या 2 लाख करोड़ का आप देश की संपत्ति बेच रहे हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट कितने का बेच रहे हैं, ठीक बताओ। दिलीप घोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने समय निकाला। लेकिन सुनीत चोपड़ा जी, मेरा प्रश्न आपसे बहुत सीधा है। आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार ने कर दिया, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, आम हिंदुस्तानी का पैसा इधर उधर जा रहा है। जो पैसा सामने आग के दिख रहा है, जिसको जांच एजेंसी ने पकड़ लिया, आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला है? सवाल ये है कि मुझे इससे ऐतराज नहीं है कि इन्होंने पकड़ा, पर मेरा ये कहना है छोटी छोटी चीजों को उठा के बड़ी बड़ी चीजों को छुपाना बेईमानी है, बेशर्मी है और देशद्रोह है। ठीक है, अब सवाल इस बात को लेकर है। विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल मिश्रा, जिसमें सैकड़ों और हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हो, जिस घोटाले में पैसे की बंदरबांट हुई हो और 20 करोड़ आंखों के सामने दिख रहा हो, उस मामले को भी छोटा माना जाए? इसकी बिल्कुल गहनता से जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार की कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है, और खास तौर से तब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक शासन हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज बंगाल, क्या ये बंगाल आज वही बंगाल है जो एक समय हमारे राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु हुआ करता था, हमारे सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु हुआ करता था? मतलब किस तरीके से ये कम्युनिस्टों के दौर से होते हुए आज आते हुए बंगाल आज कहाँ पहुंच गया। याद करिए वो दिन कि जब रिस्ले लेटर लिखता है जो है कर्जन को कि बंगाल यूनाइटेड इज ए पावर। सुन लीजिए, आपको याद होगा हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं। किस तरीके से बंगाल राजनीतिक चेतना का, सांस्कृतिक चेतना का, स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। भर लो जब इससे चिट्ठी लिखता था कर्जन को कि बंगाल यूनाइटेड इज ए पावर एंड द डिवीजन ऑफ बंगाल विल पुट इन सेवरल वे, उसी नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद को अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, आचार्य चंद्र बोस, आज हम एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटाइज कर दिया गया है। आज आप देखिए किस तरीके से वहां पे पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को करा दिया गया है। आज किस तरीके से। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस लौट के आता हूं। इस वक्त आपको यह बता दें कि अर्पिता के घर पर ईडी की रेड जारी है। अर्पिता हिरासत में ली गई है, लेकिन इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कि जो कैश बरामद हुआ है उसकी गिनती क्योंकि जारी है, 21 करोड़ रुपए है। कल यह जानकारी आई थी कि 20 करोड़ रुपए है। गिनती जब हुई है तो यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यह कैश 21 करोड़ रुपए है। अब तक की छापेमारी में 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। जिस तरह से बेतरतीब तरीके से नोटों के बंडल पड़े हुए थे, उससे यह अंदाजा लगता है कि किस तरीके से ये नोट वहां पर भरे गए थे और कैसे इन नोटों को रखा गया था। ये जरा तस्वीर के जरिए देखिए। इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कि अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, और दूसरी तरफ ये जो नोट है इनको गिना गया है तो ये जो नोट है वो 21 करोड़ निकले हैं। 21 करोड़ है इनकी कीमत। 2000 के नोटों की गड्डियां देखिए, 500 के नोटों की गड्डियां देखिए, और ये बरामदगी हुई है पश्चिम बंगाल से, अर्पिता मुखर्जी घर से। और अर्पिता के ऊपर जब ईडी ने रेड की, हालांकि ये रेड अभी भी जारी है, आगे भी कई चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन अब तक की छापेमारी में 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। और अर्पिता मुखर्जी के पास से उनके घर से तकरीबन 20 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं।
20 मोबाइल फोन, 21 करोड़ रुपए कैश और आगे भी ये छापेमारी जारी है। लगातार इस मामले में ईडी अपनी जांच कर रही है। कई और ठिकानों पर भी रेड चल रहे हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनीत चोपड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि इधर उधर करने की कोशिश हो रही है, खुलकर तो बोलिए। या फिर आप ये मानकर चल रहे हैं कि लेफ्ट के लिए कोई गुंजाइश बंगाल में बची नहीं है, तो इसका फायदा कहीं बीजेपी ना उठा ले, तो सोच समझ कर बोल रहे हैं। बची नहीं है, हम लोग तो संघर्ष करेंगे, लेकिन मेरा तो ये जो घोटाला हो गया और घोटाले में मंत्री पकड़ गए, आपको तब भी लग रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है और दिल्ली से क्या किया जा रहा है? बड़ी बड़ी चोरी। आज आप सोच लो रुपए की कीमत कितनी गिर गई है, कहां तक चला गया है। आप ये जब आप देखोगे सुनीत चोपड़ा जी, किस तरह रुपए की जो कीमत गिरी वो एक एक आदमी गूगल करके तुरंत पता कर सकता है किसी ने छुपा ली है क्या। अगर 80 रुपए का डॉलर हो गया तो वो सबको पता है, और देश की जनता इसके बाद निर्धारित करेगी कि इस सरकार पर उसे भरोसा करना है कि नहीं करना है। लेकिन जो कैश छुपाया गया, जो घोटाला छुपाया गया, चोपड़ा साहब सुन तो लीजिए, जो घोटाला छुपाया गया, जिस कैश को छुपा कर रखा गया था, जिन आम बंगाल के लोगों की नौकरी खाली गई, उनकी जगह अयोग्य लोगों को नौकरी दे दी गई, उस मामले में खुलासा हो रहा है। तो एक लेफ्ट का नेता बैठकर उस बात को छोटा बता रहा है। हमारा ये कहना है कि न्याय जो है वो होके रहेगा जी। वो लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को लेके आपकी बंगाल में लड़ाई, आपकी बंगाल में लड़ाई ममता बनर्जी के साथ है कि नहीं है, या आपकी केवल एक लड़ाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ? हमारा ये कहना है कि बीजेपी ने जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ किया है वो किसी और सरकार ने आज तक नहीं किया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक मैं आखिरी सवाल जो लेना चाहता हूं, और वो सवाल विशाल मिश्रा जी आपसे है। अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, इस बात को लेकर क्या आपको लगता है कि लेफ्ट ये चाहता ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में वो एक विकल्प के रूप में फिर से उभर के आए? कौन चाहता? आज नहीं, आपकी मंशा तो ऐसी लग रही है। क्या आज बंगाल वही बंगाल है जो हमारे एक समय सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना का केंद्र हुआ करता था? कारण ये है कि ये जो लेफ्ट की वहां पे शासन की शुरुआत हुई, जिस तरीके से वहां पे हिंसा की राजनीति की शुरुआत हुई, आज इसको छोटा मोटा बताया जा रहा है। अरे भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार आज पश्चिम बंगाल में साफ दिख रहा है। अब देखिए ना, जांच होने दीजिए, मांग तो नहीं करते कि जांच, उसके बाद आप यहाँ बैठकर छोटी छोटी घटना बता दे रहे हैं। ये नोट की जो गड्डियां दिख रही है, जिन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, छोटी घटनाएं 2 लाख करोड़ रुपए की बिक्री आपने करनी है। चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए उसके बाद आप यहाँ बैठने का आप देश में आप क्या बात कर रहे हैं? जो आज तक पैदा राजनीतिक हिंसा की शुरुआत किसने किया था पश्चिम बंगाल में? किसके कार्यकाल में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत हुई थी? किस तरीके से हिंसा को जो है प्रमोट किया गया था? ये भी किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से पश्चिम बंगाल के औद्योगिक संगठनों को उठना चाहिए। आपने किया है उसकी तारीफ को आप नहीं हटा पाएंगे। बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स को एंटर कराया गया, किस तरीके से बंगाल की पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को कराया गया, नहीं बच पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं आज आप ये सब बनाए छोटी आपका आज नीलम का बोला होगा।